गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रचार की कला। नाज़ी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उनका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीक़ों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए थे वह न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेज़ों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का भी कमी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यूथनेजिया अर्थात विकलांगों के लिए चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। इवैक्यूएशन यानी कि खाली कराना का आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों की क्या कहा जाता था? तो उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर स्नानघर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। इसके बाद देखिए, शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का भी बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तहारी पर्चों का खूब सहारा लिया गया। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की रटी रटाई छवियाँ दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमज़ोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्नल जीव अर्थात अक्षय यहूदी इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाएं, काफ्तान अर्थात चोगा पहने दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फ़र्क करना असंभव था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे में काफ़ी घुल मिले हुए थे। उन्हें केचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल डाल की तुलना कुतरने वाली छछूंदरी जीवों से की जाती थी। नाज़ीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। इसी अभियान से नाज़ीवाद की सामाजिक आधार पैदा हुआ। नाज़ियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नाज़ी हल कर सकते हैं, अर्थात जो हिटलर की जो सरकार है वो ही उसे हल कर सकती है। ठीक है, इसके बाद में आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। देखिए, बहुत सारे लोग नाज़ी शब्दांडर में और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नाज़ी नज़रों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नाज़ी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी ने आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में भी पुलिस को सूचित कर दिया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाज़ीवादी पूरे देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नाज़ी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नाज़ीवाद का जमकर विरोध किया, लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नाज़ीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर समझते थे। पादरी न्यूमोलर ने नाज़ियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नाज़ी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह से निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। अर्थात जर्मनी के लोग डरे हुए थे, इसलिए वो सरकार का ज़्यादा विरोध नहीं कर पाते थे। कुछ ही लोग थे जिन्होंने विरोध किया। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गेस्टापो की दहशतनाक कार्यशैली और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा है। तो उन्होंने एक लेख लिखा है, वो यहाँ दिया गया है। इसके बाद देखिए, नाज़ी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, एक बिल्कुल अलग कहानी है। साल्टर मेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स
सोर्टे ने इस किताब में बताया कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाज़ियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ी छवियों पर यकीन करने लग जाते थे। अपने सपनों में उन्हें अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल व आंखें काली और यहूदियों जैसी शक्ल सूरत पर चाल ढाल दिखने वाली थी। नाज़ी प्रेस में यहूदियों की जो छवियों और तस्वीरें छपती थी वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। ये छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बरों में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते थे। माधवंश होलोकास्ट के बारे में जानकारियाँ। नाज़ी तौर तरीकों की जानकारी नाज़ी शासन के आखिरी साल में रिस कर जर्मनी के बाहर जाने लगी थी, लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था इसका असली अंदाज़ा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया। जर्मन समाज में तो मलबे में एक दबे पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था ही, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नाज़ी कत्लेआम में झेली थी। इन्हीं कत्लेआमों को महादंश भी कहा जाता है। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाली एक आदमी ने अपने साथी से कहा कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को ये बताकर जाना चाहता था कि नाज़ी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने के लिए जो भी दस्तावेजात आए उन्हें बचाए रखने की ये अदम्य चाह घेंटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वाले बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती है। उनमें से बहुत डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेजों में संग्रह बनाए, लेकिन इसके विपरीत अब ये दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाज़ियों की पराजय तय ही तो नाज़ी नेतृत्व के दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। अर्थात जो भी नाज़ियों के जो दस्तावेज हैं उनको जलाकर नष्ट कर दिया जाए। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, वृत्तचित्रों, शायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन स्याह दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार है जिन्हें जुल्म ढाए और उनके लिए चेतावनी की आवाज़ें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। ठीक है। गांधी जी ने हिटलर को लिखा। हिटलर को गांधी जी का पत्र, वर्धा, मध्य प्रांत, भारत, 23 जुलाई 1939 ये पत्र लिखा गया था, उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, देखिए ये पत्र है। हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर दिया जाए तो वह संसार भर की सभी प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा, अहिंसात्मक तरीके में पराजय नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये तरीका तो बिना मारे या चोट पहुंचाए करने या मरने का तरीका है। इसका इस्तेमाल करने में धन की लगभग कोई ज़रूरत नहीं है और उस विनाश शास्त्र की तो नहीं जिसे आपने पूर्णता के चरम बिंदु पर पहुंचा दिया। मुझे ये देखकर आश्चर्य होता है कि आप ये भी नहीं देख पाते हैं कि विनाशकारी यंत्रों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। अगर ब्रिटिश लोग नहीं हैं तो कोई और देश के निश्चय ही आपके तरीक़ों से ज़्यादा बेहतर तरीका ईजाद कर लेगा और आपके ही तरीक़ों से आपको नीचा दिखाएगा। आप अपने देशवासियों के लिए कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व होगा। वे एक क्रूर क्रम की चर्चा करने में गर्व का अनुभव नहीं करेंगे, फिर भले ही वह कृत्य कितनी निपुणतापूर्वक नियोजित क्यों न किया गया हो। अतः मैं मानवता के नाम पर आपसे युद्ध रोक देने की अपील करता हूँ। हृदय से आपका मित्र मोहनदास करमचंद गांधी। ये पत्र लिखा गया था हिटलर को गांधी जी के द्वारा, उसका वर्णन है। ठीक है, तो ये जो लेसन है तीसरा हमारा कंप्लीट होता है।